हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। आज हम इस क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और किस तरीके से वो कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में सिलेबस है। एज पर द आईटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी का जो हमें सिलेबस प्रोवाइड हुआ है, हम उसी सिलेबस से आपके पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये चीज देखिए कि अकाउंट के कितने टाइप होते हैं। अकाउंटिंग यूजुअली चार टाइप की होती है, जिसमें से पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, दूसरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपने अभी तक के जो पढ़े हैं फ्रॉम द 11th कॉमर्स स्ट्रीम टू टिल नाउ, आपने जो अकाउंटिंग पढ़े हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो और भी बहुत सारे अकाउंट्स है जो अकाउंटिंग सिस्टम में आते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। इस साल आपको जो नई अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूरा अलग पोर्शन है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग चीज है और कॉस्ट अकाउंटिंग ये अलग चीज है। हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बट सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? Cost accounting is a form of managerial accounting aimed to capture the company total cost of production by assigning the variable cost of each step of production as well as fixed costs such as lease premises। देखिए, आपका जो चैप्टर है, आपका जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो पढ़ो। उसके पहले जरूरी है ये समझना कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। योर एंटायर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड टू कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट एंड योर नेट लॉस। But with the help of that financial accounting, it is quite difficult for all of us to find out the original cost which is required for the manufacturing of that product। यानी एक पेन बनाने वाली कंपनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो सारी चीजें लिखेंगी, कितनी सोल हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ। बट एग्जैक्टली आप लोग उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखकर ये नहीं बता सकोगे कि आपको उस एक पेन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है। कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब with the help of cost accounting we can find out the total cost of production which is required for that production, चाहे फिर वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिर वो फिक्स कॉस्ट हो। एवरी कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के लिए उसको कितना कॉस्ट लग रहा है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर देयर प्रोडक्शन, कि उस चीज को बनाने के लिए कितना खर्चा आया। अब कॉस्ट दो तरीके की, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो कितना वेरिएबल लगा, कितना कॉस्ट लगा, और वो टोटल हमें एक पेन कितने में बनी है, वो टोटल एक चेयर कितने में बनी है, वो कॉस्ट आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हो। यदि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करोगे तो देखिए यहाँ पे एक और चार्ट है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन एज द टोटल एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रोडक्शन किए जाते हैं, अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल, ये प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी कॉस्ट अकाउंटिंग की रहती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के कॉस्ट आते हैं, जिसकी डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल जो उस प्रोड्यूस को बनाने के लिए, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो कुछ इनडायरेक्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो उसके लिए जरूरी रहते हैं। एक डायरेक्ट लेबर होता है और एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। हम आगे उसको इलाबरेट करेंगे कि ये होता क्या है, तो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। आज सिर्फ ओवरलुक कीजिए पूरे चैप्टर पे कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत कितनी चीजें आती है। फिर ओवरहेड है। ओवरहेड एक्सपेंसेस में कितना एक्सपेंडिचर आएंगे, याद रखिए ओवरहेड में तीन एक्सपेंडिचर आते हैं। पहला फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा ओवरहेड आता है सेलिंग।
यानी कितने ओवरहेड्स है आपको पूछा जा सकता है, ओवरहेड्स कितने रहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। पहला ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का ही दूसरा नाम क्या है, वर्क ओवरहेड। उसी तरीके से दूसरा आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस को ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला जाता है। और तीसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर कितने हैं, लेबर दो टाइप के और मटेरियल भी दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ओवरहेड कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं। इस चीज को अपने रजिस्टर्स में लिख कर रखिए क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही चीज जो अभी हमने पढ़े उसको चार्ट के थ्रू बताया गया है कि जब टोटल कॉस्ट की बात आती है तो टोटल कॉस्ट में आपको क्या क्या पता करना है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा, चाहे वो डायरेक्ट रहो या इनडायरेक्ट रहो। उस को प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर लगे उन लेबर को कितनी पेमेंट दी गई, चाहे फिर वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे फिर वो इनडायरेक्ट लेबर हो। और फिर जब आप एक्सपेंसेस की बात करते हो तो एक्सपेंसेस भी दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तीन ग्रुप है सेलिंग के जिसके अभी हमने पढ़े थे। ये चार्ट आप अपने रजिस्टर्स में ड्रॉ करके रखेंगे। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये चीज पूछा जाएगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग बना के दीजिए, आप कॉस्ट अकाउंट ड्रॉ करके दीजिए कि कॉस्ट अकाउंट बनता कैसे है। तो ये आपका प्रोफॉर्मा है, आपको ये चीज अपने टेक्स्ट बुक के अपने रजिस्टर्स के पहले पेज पे लिख के रखनी है कंपल्सरीली, क्योंकि इसके बिना आपको आगे की क्लासेस में समझने में दिक्कत जाएंगी। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर, तीन चीजें हैं, जरा ध्यान से समझिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। जब इस प्राइम कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस कर लेते हो तो क्या बन जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने के बाद वो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। फॉर्मूले याद रखिए, टर्म याद रखिए, फिर एक बार समझा के देता हूं। क्या बोला जा रहा है कि जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब ये तीनों बातें मिलेंगी तो क्या बनेगा, ये तीनों बातें मिलाकर बनता है प्राइम कॉस्ट। जब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आप ओवरहेड प्लस करोगे, ओवरहेड प्लस करने का मतलब कौन से ओवरहेड प्लस करना है आप लोगों को, जब आप इसमें फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, जब आप इसको प्लस करोगे तो ऐसे केस में जो बनेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड या उसे वर्क कॉस्ट बोला जाता है। जब वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस कर दिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस कर दोगे तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इतने स्टेप में आपको आपके आंसर को क्लेरिफाई करना है, तो ये चीज आप अच्छे से अपने रजिस्टर्स में मेंशन करके रखेंगे। अब अकाउंटिंग जो आपको 16 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा वो इस तरीके के रहेंगे। आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ अ कॉस्ट शीट, आपको वैल्यूज दी रहेंगी, उस वैल्यूज की मदद से आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो ये उसका एक सिंपल प्रोफॉर्मा है जिसकी मैंने अभी बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब ये तीनों बातें आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट, इन तीनों की टोटल। जब इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने पर अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट बनने के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस करो तो वो बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग प्लस करो तो वो बनता है टोटल कॉस्ट। ये सीरियल नंबर है, ये चैन है, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये अपने रजिस्टर्स में लिख के रखें ताकि आगे के जब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जाए तो आपको प्रैक्टिकल सेशन समझने में दिक्कत ना जाए। इसी चार्ट का कॉम्प्लिकेशंस देखिए। सबसे पहला फॉर्मेट, ये आपको ये जो चार्ट है, ये जो दो स्लाइड अब आने वाली है, एक ये स्लाइड और इसके बाद वाली एक स्लाइड, आपको ये दोनों अच्छे से साफ साफ अपने रजिस्टर में क्लियरली मेंशन करनी है, यानी कंपल्सरीली करनी है। सबसे पहली चीज क्या लिखी जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप परचेस करोगे परचेस ऑफ मटेरियल और उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे रिटर्न, तो ये बनेगा परचेस कॉस्ट। इसमें क्या क्या प्लस करना है जरा देखिए, कुछ चीजें प्लस है कुछ चीजें माइनस है, तो ये प्लस माइनस लिखते समय ध्यान से लिखिएगा। इसमें कैरेज और कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्राई चार्जेस ये तीनों प्लस होंगे। इसमें फ्राइट्स और इंश्योरेंस गोडाउन चार्जेस प्लस होंगे और जो परचेस एक्सपेंसेस है वो प्लस होंगे। इतनी चीजें प्लस करके क्या माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक एंड स्क्रैप वैल्यू रिलीज, ये दो चीजें माइनस करोगे। ये पूरा कैलकुलेशन मिलाकर यहां से लेकर तो यहां तक ये पूरा कैलकुलेशन जब सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, कि मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होता है। यदि आपको क्वेश्चन में 4 मार्क के लिए पूछा जाए कि फाइंड आउट द मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए आपको ये पूरा फॉर्मूला पता रहना जरूरी है, तभी आप मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो, वरना आप मटेरियल कंज्यूम फाइंड नहीं कर सकोगे। फिर इस मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर हम क्या प्लस करेंगे, एक तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ये पहली स्टेज है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकलेंगी इतने सारे टर्म्स को सॉल्व करने के बाद। यदि आप लिख के नहीं रखोगे तो आपको ये याद नहीं रहने वाला। फिर जब आप प्राइम कॉस्ट निकाल लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी आपको जो करना है वो क्या रहेगा। अब जब प्राइम कॉस्ट बन गया तो इस प्राइम कॉस्ट में दूसरी चीज हमने क्या पढ़े थे कि हमें क्या प्लस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के टर्म्स यहाँ दिए गए, देखिए डायरेक्ट मटेरियल wages, power and fuel, indirect material, wages, power and fuel, depreciation, repair of plant and machinery, factory building, machinery, rent, taxes, ये सारी चीजें किसके कंट्रीब्यूशन में आ जाएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगी। इंश्योरेंस, उसके बाद में ये सारी चीजें जिसमें इंटरनल ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग ऑफ ऑफिस सैलरी है, अदर सैलरी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मोटिव पावर, लेबर एक्सपेंसेस, डूज टूल्स, ये प्रोफॉर्मा है। जैसे जैसे एक एक टर्म आते जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक टर्म को समझते जाएंगे, बट ये सारे टर्म आप अपने प्रोफॉर्मा में ड्रॉ करके रखेंगे। जब इतनी सारी चीजें आप प्लस करोगे और इसके साथ और क्या प्लस होगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग माइनस और स्क्रैप माइनस। जब इतनी चीजें माइनस करोगे तो अब आपको मिलेगा वर्क ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। इस तरीके से वर्क ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन बनेगा। और एट लास्ट जब नेक्स्ट चार्ट देखोगे तो जब फैक्ट्री कॉस्ट की बात करते हो, जब फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है तो उसमें फिर आप लोग प्लस करते हो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हेड है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी बातें हैं जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है, ये सारी बातें आपको प्लस करना है। ये ऑफिस के एक्सपेंडिचर है, सैलरी, टेलीफोन, डिप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, डायरेक्टर फीस। और जब ये सारी चीजें प्लस कर दोगे तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा, तो एट लास्ट आपको जो मिलेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो रहेंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें से फिर सेलिंग प्राइस माइनस करके आपको आपका नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये पूरा आंसर आपको 16 मार्क के लिए पूछा जाएगा पेपर में, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट शीट। आज आप लोग ये सारी चीजों को सिस्टमेटिकली अपने रजिस्टर्स में लिख कर रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा के दूं तो आप क्लियरली बिना किसी टेंशन के उस क्वेश्चन को समझ सके। यदि कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।